हेलो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्टिविटीज रह गई हैं उसके लिए मैंने कुछ वीडियो सेंड की, पर जरा वो एक्टिविटीज देख लेना, ठीक है, यूट्यूब से। क्योंकि पढ़कर अगर मैं कराऊंगा तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। पढ़कर अगर मैं कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक्सपेरिमेंट की आपको वीडियो सेंड कर दी हैं, आपने देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर मेरे को बता देना, मैं दोबारा से कराई दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना चेंज ऑफ स्टेट से। तो कल मैंने थोड़ा सा आपको चार्ट तो ब्रीफ कर ही दिया था, एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं। पहला वो कहता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने वाली प्रोसेस। किसी भी मैटर की वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होना। किसी भी मैटर का वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होना इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पीछे डेफिनेशन भी दी हुई है कि क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंज from one form to another form, one state to another state is called change of state। वो कह रहे कि मैटर ओनली तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तीन ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं केवल, या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, या फिर लिक्विड स्टेट में होंगे, या फिर गैस स्टेट में होंगे। और अगर ये एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं तो इसी चेंज को हम क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज होने के कुछ रीजन हो सकते हैं, ये चेंज होने के कुछ रीजन हो सकते हैं। वो क्या रीजन हो सकते हैं वो लिखा हुआ है। या तो हीट एब्जॉर्ब कर लिया या फिर हीट रिलीज कर दिया। रिजेक्शन मतलब रिलीज। या तो हीट एब्जॉर्ब कर लिया या फिर हीट रिलीज कर लिया। या तो आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आपकी स्टेट चेंज हो रही है, या फिर आप हीट को रिलीज कर रहे हो तो आपकी स्टेट चेंज हो रही है। सर एग्जांपल दे दो दोनों के। हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब मतलब अपने पास हीट ले रहे हैं, यानी हम कुछ जल रहे हैं। तो फिर आपका जो है क्या कहते हैं, आइस ले लो। तो आइस जब हीट एब्जॉर्ब करेगी, यानी आइस को जब गर्म करोगे, आइस को अब जब आप गैस पर रखोगे तो आइस क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। और जब हीट एब्जॉर्ब करने लगेगी आइस, तो आइस क्या बन जाएगा? लिक्विड। पानी वाटर बन जाएगा ना। आइस आइस क्या बन जाएगा आपका? वाटर। यानी सॉल्ट से लिक्विड में चेंज हो गया। किस वजह से? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। ये लिखा हुआ है रिजेक्शन ऑफ हीट। रिजेक्शन मतलब है हीट को रिलीज कर देना, हीट को छोड़ देना। अब हीट हम रिलीज नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे अंदर जो हीट है ना, हम उसको छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। इसका आप एग्जांपल क्या ले सकते हो? अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो आपको, हीट को रिलीज करने का, बॉइलिंग गैस ले लो, बॉइलिंग वाटर। ठीक है। अब बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, गर्म पानी है। अब गर्म पानी के अंदर कितनी सारी हीट होगी? ऑलरेडी ऑलरेडी कितनी सारी हीट होगी? बहुत हीट होगी या नहीं होगी? होगी। जब आप उसको धीरे धीरे फ्रीज करोगे, जब आप उसको धीरे धीरे फ्रीज करोगे तो क्या होगा? उसके अंदर से हीट निकलने लगेगी। टेम्परेचर कम होता जाएगा ना, तो उसके अंदर से धीरे धीरे हीट निकलती रहेगी, यानी हीट रिलीज होती रहेगी, हीट रिजेक्ट होती रहेगी, हीट रिलीज होती रहेगी। और जैसे हीट एकदम 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, जैसे हीट बिल्कुल ही कम हो जाएगी, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, तो आपका जो लिक्विड है, जो आपका बॉइलिंग वाटर था, वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। वो सॉलिड में है, यानी आइस में। तो इस तरह से तो फॉर्म चेंज हो गई ना। कहाँ पर पहले बॉइलिंग वाटर लिक्विड फॉर्म में था, अब वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। तो फॉर्म चेंज हुई किस वजह से? बाय रिजेक्शन ऑफ हीट, बाय रिलीज ऑफ हीट। तो हीट तो वही कह रहा है कि ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है ना, ये किसी वजह से हो सकता है। या तो आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, या फिर आप हीट को रिलीज कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट बता रहा है कि चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, या फिर इसका उल्टा होता है, वाइस वर्सा, मतलब क्या? अपोजिट। सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिक्विड सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में हो रहा है। तो दोनों पढ़ना है, तो दोनों समझा देता हूँ, उसको रीड कर लो, फालतू का टाइम वेस्ट है।
कल आपको पढ़ाई दिया था मैंने, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, इसको बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और जब बिल्कुल रिवर्स हैपन होता है, रिवर्स हैपन होने का मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। अब सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल रिवर्स हो गया, नहीं लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गई। तो जब लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होती है तो उसका बोलते हैं फ्रीजिंग। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और ये जो सारे काम होंगे ये केवल होंगे सारे एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। ये फिक्स्ड टेम्परेचर का मतलब क्या है ये मैं आगे इन पॉइंटों में समझाऊंगा जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना। तो ये फिक्स्ड टेम्परेचर का मीनिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। बेस्ट आई थिंक आपको पता भी होगा, आपको आइडिया होगा कि क्या मतलब है यहाँ पे फिक्स्ड टेम्परेचर का, पर मैं क्लियर इस जगह पर करूंगा। अगर मैं जगह पे ध्यान दूँ, इस जगह पे तो डेफिनेशन दे रही हूँ कि मेल्टिंग फ्यूजन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। तो मेल्टिंग मतलब क्या? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, रीड कर लेना, इसमें कुछ हाइड लैंग्वेज नहीं है। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वाइस वर्सा। अरे सर, अब पहले लिक्विड गैस में चेंज होगी और फिर वाइस वर्सा में बिल्कुल अपोजिट होगा, गैस लिक्विड में चेंज होगी। ओके, तो दोनों क्या कहते हैं? अगर लिक्विड गैस में चेंज हो रही है, गैस में या फिर वेपर में, बात एक ही है, तो इसको बोला जाता है वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, ठीक है। लेकिन जब बिल्कुल इसका रिवर्स हैपन होता है, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। कल वाली वीडियो निकालूंगा लास्ट में, जो मैंने 2-3 मिनट में जो चार्ट आपको समझाया है उसी से आपकी डेफिनेशन रिवाइज हो जाएंगे। उसमें ही मैंने कल आपको ये बता दिया था और आपको तो याद होनी चाहिए, पता नहीं कितनी बार उसे आप पढ़ रहे हो, ये 6, 7 या 3 बार पढ़ रहे हो ये। अब कह रहे चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस। सर अब सॉलिड गैस में चेंज होगा और वाइस वर्सा, गैस सॉलिड में चेंज होगा। तो सॉलिड का गैस में चेंज होना, सॉलिड का गैस में चेंज होना, तो वो कह रहे हैं इन सम केसेस लाइक कैम्फर, आयोडीन। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसको मेटल ऐसे होते हैं जिसको अगर आप हीट करते हो तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होंगे। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं उसको हीट करोगे तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और फिर सर इसका अपोजिट भी हो सकता है क्या? कुछ एलिमेंट ऐसे जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस से सॉलिड में चेंज होना, डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन है। द अबव चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर आर शोन इन फिगर 1.7। वो कह रहा है ये जो ऊपर जो हमने कुछ पढ़ा हुआ है ये सब इस डायग्राम के अंदर दिखाए गए, ये मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, इजी, आप एक खुद भी पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द चेंज ऑफ स्टेट, it may be noted that the change of state of a substance occurs at a fixed temperature। ओह, वो कह रहा है कि सर आप ये नोट कर पा रहे होंगे आपने अगर ये पूरा पढ़ लिया होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करो, जो मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो पढ़ लिया करो साथ के साथ। अगर वीडियो खत्म होने के बाद पढ़ोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ कि अभी पढ़ लेना तो वीडियो को पॉज करो, पढ़ लो इसको, तब आगे कंटिन्यू किया करो। तो क्या करें, इट विल बी नोटेड दैट, अगर आपने सारे फर्स्ट पढ़ी होंगे तो वहां पे लिखा होगा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, हर जगह पे लिखा होगा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड और ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वो क्या है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जो भी आप नोटिस करोगे ना कि जितने भी मैटर है वो अगर अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं, अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, उस फिक्स्ड टेम्परेचर, उस फिक्स्ड टेम्परेचर पर उसकी स्टेट चेंज होगी। ये नहीं जब मन किया तब वो स्टेट चेंज हो जाए, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, जस्ट टेम्परेचर पर जाकर स्टेट चेंज होंगी। And during the process, the quantity of heat given to the substance does not cause a change in its temperature। ओ ये क्या कह रहा है? अब वो कह रहे हैं इस प्रोसेस में जब हम उनको हीट करते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं, हीट देना या फिर हीट करना, बात एक ही है, तो उससे उनका टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ता, उनसे उनके टेम्परेचर पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? अगर आप किसी को हीट कर रहे हो तो उससे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, पर टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? तो उसके लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए होगी आपके एनर्जी वाले चैप्टर की। अगर आपने एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा हो, ध्यान हो थोड़ा बहुत, तो एनर्जी क्या करता है? एनर्जी हमें एक तरह की कैपेबिलिटी देता है
किसी भी काम को करने की, किसी भी काम को करने की। और हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो जब हम किसी चीज को, किसी मतलब मैटर को, किसी सब्सटेंस की जब स्टेट को चेंज करने के लिए हम उसको हीट करते हैं ना, तो वो हीट ना टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करता, बल्कि वो क्या करता है, वो वहां से उन सब्सटेंसेस को अलग करने का काम करता है। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब समझ नहीं आया कि है ना क्या मतलब क्या? एक एग्जांपल लो, सॉलिड है, आप सब सॉलिड को हीट करोगे, तो सॉलिड को हीट करने को ऐसे नहीं कि पानी एकदम गर्म हो जाएगा, नहीं, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का ही रहेगा अगर जब वो मेल्ट हो जाएगा तब, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों? हमने उसको हीट तो किया, तो हीट की वजह से तो पानी गर्म होना चाहिए था, लेकिन पानी गर्म नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि हीट की जो एनर्जी था ना, एनर्जी, वो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स थे, जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स थे, पता है ना सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो हीट पता है क्या करता है, उन पार्टिकल्स को अलग करता है, उन पार्टिकल्स को सभी को अलग करता है, उन पार्टिकल्स को सभी को क्या करता है, अलग करता है। और जब वो सारे पार्टिकल्स को अलग करता है, तो उसकी हीट एनर्जी की जो एनर्जी होती है वो सारी इन कामों में, इन्हीं कामों में चली जाती है, उस अलग करने में, इन पार्टिकल्स को अलग करने में। तो हीट एनर्जी की सारी एनर्जी केवल इसी काम में चली जाती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो ही नहीं पाता, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो ही नहीं पाता, ठीक है। और इस तरह की एनर्जी को, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, बल्कि सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है, पार्टिकल्स को अलग करती है, सेपरेट करती है, इस तरह की हीट एनर्जी को बोला जाता है लेटेंट एनर्जी, हिडन एनर्जी। लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट, लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, हिडन, कोई चीज छिपी हुई है। बिकॉज इट इज नॉट मैनिफेस्टेड बाय एनी चेंज इन टेम्परेचर। छोड़ दो इसको, लाइन को तो मतलब नहीं है। अब वो कह रहे हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग के बारे में आपको डिटेल में समझा रहे हैं, थोड़ा सा मेल्टिंग के बारे में आपको डिटेल में समझा रहे हैं। तो मेल्टिंग का मतलब क्या पढ़ा था अभी हमने? मेल्टिंग का मतलब हमने पढ़ा था अभी ये सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। तो भी कह रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। वो भी जब उसको आप हीट करें फिक्स्ड टेम्परेचर पर, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो सर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मतलब क्या है? कौन सा फिक्स्ड टेम्परेचर है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पर, जब वो टेम्परेचर जिस पर आपका जो सॉलिड वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है विदाउट फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विदाउट फर्दर इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, आइस है, ठीक है, आइस ही है, आइस का एग्जांपल हम बार बार लेते हैं। आइस को गर्म करो, ठीक है, आपने 1 मिनट गर्म किया, उसका टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 15 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 25 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 30 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 35 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 40 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 50 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 55 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 55 डिग्री सेल्सियस, और गर्म किया 55 डिग्री सेल्सियस। है अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब अगर आप नोट करोगे, अब ये तो वीडियो, अगर ये तो एक्सपेरिमेंट वाली बात है, तो घर पे चेक करना पड़ेगा, जो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे अगर इस एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ में किया है, तो पता क्या होगा, यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस पर जो आपकी सॉलिड है ना, इसको सॉलिड की जगह पे बोले लोग क्या कहते हैं, एक वैक्स, कैंडल वैक्स है ना। तो कैंडल वैक्स को जब आप 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दोगे ना, तो इस 55 डिग्री सेल्सियस पर चेक नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि जो वैक्स है, आपके वैक्स मेल्ट होने लगी है। और क्योंकि वो मेल्ट होने लगी है, इसीलिए जो एनर्जी हम उसको और हीट करते आ रहे हैं, हीट करते आ रहे हैं, तो हीट की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, हीट और करने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बल्कि हीट होने से क्या, हम जब हीट एनर्जी और बढ़ाते आ रहे हैं, तो जो हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं करी, बल्कि वो क्या करती है, वैक्स को मेल्ट करने का काम करिए। वैक्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स को सेपरेट करने का काम कर रही है। तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर आपकी चीजें मेल्ट होने लगती हैं विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसके आगे फिर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है आपका बहुत देर तक, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। और सेम अपोजिट केस में इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलेंगे वो हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने आइस का, तो कह रहे हैं आइस जो आपका मेल्ट होना स्टार्ट करता है ना, वो 0 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर आ जाए, 0 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर आए तो आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो जो मैंने आपको वो दी थी ना, अभी अभी एग्जांपल दिया था वैक्स वाला, थोड़ा गर्म करते गए तो उतना टेम्परेचर, फिर और गर्म किया इतना 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 टेम्परेचर, फिर और किया फिर इतना टेम्परेचर, फिर और गर्म किया इतना ही रहा, फिर और गर्म किया इतना ही रहा, फिर और गर्म किया इतना ही रहा। यानी ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। अब इनको गर्म करते यार गर्म करते यार, तो इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर बेसिकली हो क्या रहा है, इस जगह पर बेसिकली जो हीट एनर्जी है ना, अब वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रही, बल्कि वो तो पार्टिकल्स के साथ लड़ रही है, वो तो पार्टिकल्स को अलग कर रही है, पार्टिकल्स को सेपरेट कर रही है वैक्स के, ताकि वो मेल्ट हो जाए। जब आपको प्रॉपर्टी अगर याद हो, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है और कम होता है, तो अट्रैक्शन कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए हीट एनर्जी को लड़ना पड़ता है उनके साथ, उन पार्टिकल्स को अलग करना पड़ता है। जब पार्टिकल्स को अलग करेंगे तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, एक बार एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब, टेक अ टेस्ट ट्यूब, पुट सम वैक्स इन द टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्या कर दो, वैक्स डाल दो। क्लैंप द टेस्ट ट्यूब इन अ वर्टिकल स्टैंड, उसको एक वर्टिकल फॉर्म में एकदम चिपका दो उसको, एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर फॉर वाटर प्लेस्ड ऑन द वायर गेज। वायर गेज क्या होता है, मतलब हीटर, बोल हीटर समझ सकते हो इसको, वायर गेज का मतलब एक हीटर समझ लो, जिससे हीट पहुंचती है, जिससे हीट पहुंचती है। क्लैंप द थर्मोमीटर इन द सेम वर्टिकल स्टैंड, और उसी के अंदर एक थर्मोमीटर भी लगा दो। थर्मोमीटर किस लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए लगा हुआ है। इंसर्ट द थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, सच दैट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज इनसाइड द बैग, ताकि उसका जो बल्ब वाला एरिया ना, बल्ब वाला वो नीचे हो। दैट द बल्ब इज शोन है ना। हीट द बीकर, बीकर को हीट करो, बीकर को थोड़ा गर्म करो, ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर है ना, आग से उसको थोड़ा गर्म करो, एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द बैग्स आफ्टर एवरी मिनट। और हर एक मिनट बाद, हर एक मिनट बाद ना आप उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करते जाओ और रिकॉर्ड उसको करते जाओ, यानी इसको नोट करते जाओ। तो इन लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया और क्या मिला लोगों को, कि जब स्टार्टिंग में उसका विद इन 1 मिनट तो उसका टेम्परेचर इतना था 25 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 1 मिनट इतना, आफ्टर 2 मिनट्स इतना, आफ्टर 3 मिनट्स इतना, आफ्टर 4 मिनट्स इतना, आफ्टर 5 मिनट्स 50 डिग्री, आफ्टर 6 मिनट्स 55, आफ्टर 7 मिनट्स 55, आफ्टर 8 मिनट्स 55, आफ्टर 9 मिनट्स 55। यानी इन 4 जगहों पर तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, यानी इसका मतलब 6 to 9 मिनट्स के बीच में, 6 to 9 मिनट्स के बीच में, या फिर आप कह सकते हो 55 डिग्री सेल्सियस पे उसने मेल्ट होना स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे अब फर्दर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो नहीं रहा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। हीट हम उसको करते जा रहे हैं, हीट तो हम उसको करते जा रहे हैं, क्या टेम्परेचर और आगे इंक्रीज हो रहा है, नहीं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब बाद में बढ़ना स्टार्ट हुआ है, लेकिन कहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गया था ये, थोड़ी देर के लिए रुक किस पॉइंट पे गया था, 55 डिग्री सेल्सियस पर। तो जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। From the above observations, you will note that wax melts at 55 degrees Celsius during which heat is supplied. जिस और जो 55 डिग्री सेल्सियस पर हीट तो सप्लाई होती आ रही है, बट टेम्परेचर डज नॉट राइज, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बताइए तो मैंने आपको। Thus the melting point of wax is 55 degrees Celsius. After the melting of the whole wax, the temperature decreases. और जब पूरी मेल्ट हो जाएगी, जब पूरी वैक्स मेल्ट हो जाएगी, तो फिर दोबारा से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। यानी इस वाली स्टेज पर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर पूरी वैक्स 9 मिनट्स पर, यानी कि सारी वैक्स मेल्ट हो चुकी है, तब जाके फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब सेम होता है फ्रीजिंग केस में, फ्रीजिंग मतलब क्या, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ substance from a liquid to its solid state on cooling or rejecting the heat is called freezing। रिजेक्टिंग वाला हीट को रिलीज करना, तो हीट को रिलीज कैसे करोगे, उसको ठंडा करके, ठीक है।
तो अगर फ्रीजिंग भी ना एक कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर होती है। अच्छा, और फ्रीजिंग के टाइम पे भी ना, फ्रीजिंग के टाइम पे पता है कभी जब लिक्विड का टेम्परेचर रहता है वो अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है सर, यानी वही चेंज नहीं होता उसका भी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता सर। कब तक चेंज होता, जब तक वो पूरा फ्रीज ना हो जाए, जब तक वो पूरा सॉलिड में चेंज ना हो जाए, जब तक वो पूरा सॉलिड में चेंज ना हो जाए, यानी जब तक सॉलिड में चेंज नहीं होगा तब तो उसका जो टेम्परेचर है वो और कम नहीं होगा। सर ऐसा कैसे, जरा समझाओ। वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड changes into solid without further decrease in temperature है। देखो दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, विदाउट फर्दर डिक्रीज है और वहाँ पर विदाउट फर्दर इंक्रीज है, इंक्रीज है। तो ये याद रखने हैं, ये मेल्ट वाले केस में आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, गर्मी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आप चीज को आपको फ्रीज करना है, ठंडा करना, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, बल्कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और इस कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब वो इन्होंने अगर ना इस चीज को भी छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो इसी एक्टिविटी पर, तो वो कह रहा है एक्टिविटी आपको शिक्षा याद होगी, अभी भी पढ़ी है हाँ। तो अब इसको जरा उल्टा करो, अब इसको यहाँ से उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, अब इसको यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करो। सर 12 मिनट बाद तो हमने 12 मिनट तक उसको वैक्स को गर्म किया, अब 12 मिनट बाद तो पूरी मेल्ट हो गई, पूरी मेल्ट हो गई, यानी अब वो लिक्विड में चेंज हो चुकी है। तो क्या वैक्स दोबारा से सॉलिड में चेंज नहीं हो पाएगी? हाँ हो जाएगी। तो उसको दोबारा से अब ऐसा करो, उसको दोबारा से ठंडा करो। तो आपने उसको 1 मिनट तक ठंडा किया तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, 65 डिग्री हो गया। फिर आपने उसको 2 मिनट तक ठंडा किया तो उसका टेम्परेचर और गिर गया। फिर आपने 3 मिनट तक उसको ठंडा किया, फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा गिर गया। फिर आपने 4 मिनट पे किया, टेम्परेचर नहीं गिरा। फिर 5 मिनट तक उसका देखा तो टेम्परेचर नहीं गिरा। 6 मिनट तक देखा तो आपका टेम्परेचर नहीं गिरा। पे हम उसके यहाँ पे हम उसको ठंडा करते आ रहे हैं, हीट एनर्जी रिलीज करते आ रहे हैं, पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, इस जगह पर इनकी फॉर्म चेंज हो रही है, इस जगह पर इनकी स्टेट चेंज हो रही है, इस जगह पर इनकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, इससे आप एक भी चीज नोटिस ये भी कर सकते हो सर, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। कॉपी, अगर किसी का आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता है तो आप वही मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट पता है तो वही आप किसी का फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नोट करने वाले कुछ बातें ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द पाउडर्ड नेपेथिलिन सॉलिड। आप इन चीज़ों का यूज करके आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं हमने ये तो पढ़ा ही नहीं। तो वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू फॉर्म आइस बाय रिलीजिंग हीट। तो वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी फ्रीज होने लगता है, कुछ है नहीं इसमें और कुछ एक्स्ट्रा। सेकंड वाला समझो, फॉर अ सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस के लिए, किसी एक सब्सटेंस के किसी एक सब्सटेंस के लिए, किसी एक सब्सटेंस के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कोई एक कॉमन सब्सटेंस लेना पड़ेगा, कोई कॉमन सब्सटेंस। अगर किसी कॉमन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो समझ लो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर किसी कॉमन सब्सटेंस का मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट अगर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 50 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यानी कॉमन ही होनी चाहिए, दोनों एक ही चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मेल्टिंग पॉइंट किसी और सब्सटेंस का ले रहे हो फिर ले रहे हो, तो ऐसा नहीं ले रहे हो, तो ऐसा नहीं। तो वो कहना मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि वैक्स के केस में, जैसे कि वैक्स के केस में हुआ था। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड द हीट एब्जॉर्ब फॉर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कुछ नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि कुछ सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं यहाँ पे, और कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी हीट उनको चाहिए होती है मेल्ट करने, वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको हीट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 336 इंटू 10⁻³ जूल किलोग्राम, जूल किलोग्राम। ठीक है, तो ये चाहिए आपको, ये एग्जाम पूछ सकते हैं, तो नंबर आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये तो याद करने वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। आप क्या कहते हैं, एक और ड्यू नो भी पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। जब हम फ्रीज करते हैं तो अमाउंट रिलीज होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है तो वो जो अमाउंट होती है सेम एज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द
इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मेल्ट सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है जो अमाउंट हम रिजेक्ट करते हैं, जो अमाउंट हम रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग वो इक्वल होती है, वो इज इक्वल टू व्हाट, हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मेल्टिंग। यानी हीट को जब मेल्ट करते टाइम जो हम हीट एनर्जी को रिजेक्ट करते हैं, फ्रीज करते टाइम जो रिजेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल वही एनर्जी होती है, जो हम एब्जॉर्ब कर, जो हम मेल्ट करते टाइम एब्जॉर्ब करते हैं। The amount of heat absorbed or rejected during a change of state for a unit mass of substance is called the specific latent heat. It is measured by in जूल पर केजी। कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जो अभी हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था ऊपर, उसको मेजर कैसे करते हैं, जूल पर केजी में। Water expands on freezing, whereas the wax, lead etc. contract on freezing। क्या कह रहा है, वाटर एक्सपेंड करता है जब हम उसको फ्रीज करते हैं, मतलब फैलता है, एक्सपेंड मतलब फैलता है। लेकिन वैक्स हुआ, लेड हुआ, ये कुछ चीजें ऐसी जब हम इनको फ्रीज कर रहे हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, कॉन्टेक्ट मतलब सिकुड़ जाना, छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस with the increase on pressure on it, but the melting point of wax increases with increase of pressure on it। तो देखो क्या कह रहा है कि किसी अगर कोई आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री से अगर वो अब चला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो पॉइंट भी कम हो जाएगा, 0 डिग्री से और कम हो जाएगा अगर हम उसको प्रेशर बढ़ाते हैं। अगर हम उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, सपोज करो हमने आइस के बहुत सारे पीसेस कर दिए, तो उससे हीट में रखने की जरूरत है नहीं, वो तो ऑलरेडी मतलब नॉर्मल हीट में भी वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी हम टेम्परेचर उसके लिए घटाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वैक्स का, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑन प्रेशर ऑन इट। अगर आपने मेल्ट को वैक्स के ऊपर अगर वो लगाया, प्रेशर लगाया, तो वैक्स के केस में ऐसा नहीं होगा, वैक्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि वो तो इंक्रीज होगा। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज होगा प्रेशर लगाने पर। तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का बन सकता है, ठीक है। कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर बढ़ाने पर कम होता है, और वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू इट। ओहो, वो कह रहा है अगर आपने आइस में सॉल्ट ऐड कर दिया है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एडेड टू द आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर। और जो इस मिक्सचर को हम क्या नाम देंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या नाम देंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कुल्फी, और कुल्फी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, पहले इतना रिवाइज करो पूरा, और जो मैंने वीडियो सेंड किए उनको अच्छे से देख लेना पहले, ठीक है। मतलब जो एक्टिविटी वाली एक्टिविटी 1 2 3 4 5 है ना, उनकी सभी ने वीडियो सेंड कर रखी है, उनको देख लेना।